आपकी जो कंपनी है, जो सब्जेक्ट कंपनी है, उसके जैसी और comparable companies कौन सी हैं, why certain companies are trading at a premium and why certain companies are trading at a discount. So don't work too much mechanically. फॉर्मूलाज चाहिए हमको, पर फॉर्मूला के साथ थोड़ा सा हमको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा. मान लीजिए हमारी जो कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेकर के काम कर रही है, उसकी रिस्क प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा खराब है, तो भैया मैं इंडस्ट्री से थोड़ा सा इसको डिस्काउंट पे रखूँ. शार्क टैंक देखते हैं तो उसमें तो बैठे बैठे ही वैल्यूएशन निकल जाती है, राइट. सामने वाले ने अपना EBIT बताया, अपना रेवेन्यू बताया, उस पर हमने मल्टीपल लगाया और सामने सामने वैल्यूएशन कर लिया. नमस्ते, वेलकम टू PW स्किल्स फाइनेंस. मैं हूं CA कुलदीप शर्मा. आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज. ओके, तो इस सीरीज में हमारा आज का सवाल है हाउ टू वैल्यू अ कंपनी यूजिंग कॉम्परेबल कंपनी एनालिसिस. मैं आपसे कह दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि कॉम्परेबल कंपनी एनालिसिस क्या होता है. इस मेथड को हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉम्स एनालिसिस. ओके, एंड ये जो मेथड है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important, okay, one of the three main valuation methods that we use in valuation. पहला आपने already सुन लिया होगा, that is DCF that we already use, then precedent transactions method हो गया, and इन दो के अलावा जो तीसरा method है that is comps analysis. तो इसमें आप ये समझिए जो precedent transaction है और जो comps analysis है, ये दोनों ही methods fall करते हैं relative valuation category में. ओके, इसको हम रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच बोल सकते हैं. बोथ ऑफ दीज मेथड्स. इसमें आप कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करते हो? आप एक कंपनी की वैल्यू निकालते हो बाय कंपेयरिंग इट टू सिमिलर कंपनीज. ओके, अगर मैं कॉम्स की बात करूं तो यू विल कंपेयर इट टू सिमिलर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड हो रही हैं, एंड उनका क्या भाव चल रहा है उसके बेसिस पर आप किसी एक सब्जेक्ट कंपनी का भाव निकालने की कोशिश करते हो. तो इसमें किस तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आइए एक एक करके इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट द कॉम्परेबल कंपनी, कि आपकी जो कंपनी है, जो सब्जेक्ट कंपनी है, उसके जैसी और कॉम्परेबल कंपनीज कौन सी हैं उनको आइडेंटिफाई करना इज द वेरी फर्स्ट थिंग. ओके, आप डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज करते हो अपने कॉम्परेबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. अब किस तरह के क्राइटेरिया हो सकते हैं, तो यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले सेलेक्टिंग द कॉम्परेबल. ओके, आप इसको ध्यान में रखिएगा, बिकॉज अगर आप अपने आंसर को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्टेप्स में समझा सकते हैं, देन यू आर गोइंग टू हैव अ गुड इंप्रेशन. ओके, एंड यही हमको चाहिए. सो फर्स्ट, हाउ डू वी सिलेक्ट द कॉम्परेबल्स, राइट. आपसे ये सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा. सो हियर यू विल आंसर कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो कंपनीज हैं ये दोनों सेम इंडस्ट्री में फॉल करती है कि नहीं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अब ये तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों सेम इंडस्ट्री में ही होनी चाहिए, बट along the side not just the same industry, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी एक जैसा होना चाहिए. ओके, सो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. इनका जो बिजनेस मॉडल वो सिमिलर होना चाहिए. दे शुड ऑपरेट इन द सेम सेक्टर, दे शुड बी हैविंग सिमिलर रेवेन्यू स्ट्रीम्स. ओके, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. फाइन. उसके बाद आप देखेंगे कि ये दोनों कंपनीज सेम साइज की है कि नहीं. इनका जो साइज है अगर वो बहुत ही डिफरेंट है, एक बहुत ही छोटी कंपनी ले ली आपने और एक बहुत ही बड़ी कंपनी ले ली, तो फिर ये काम नहीं कर पाएगा. अब इसमें छोटा क्या होता है और इसमें बड़ा क्या होता है, इसको मैं आज डिफाइन करता हूं. आपको मार्केट कैप और रेवेन्यू के टर्म्स में देखना है कि ये दोनों कंपनी सिमिलर है कि नहीं. ओके, तो अब मार्केट कैप और रेवेन्यू के बेस पे भी मैं आपको एक रेंज दे देता हूं. आपको 1/4 से लेकर के 4x तक का अगर गैप है तो वो चलेगा. मतलब मेरी कंपनी की अगर रेवेन्यू 100 करोड़ है और आप 400 करोड़ तक की रेवेन्यू वाली कंपनी को ले रहे हो तो दैट इज फाइन. और वहीं इसकी तरफ अगर मैं इसका 1/4 कर दूं तो मतलब 25 करोड़ वाली कंपनी भी ले रहे हो तो इट्स फाइन. तो यूजुअली ये रेंज फॉलो की जाती है. ओके, फ्रॉम 0.25, 1/4 वुड बी व्हाट, 0.25x. 0.25x से लेकर के अगर आप 4x तक के बीच में ले रहे हैं, इट इज टिपिकली गुड. पर ये डिपेंड करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कि अगर आपको बिल्कुल भी कंपनीज मिल ही नहीं रही है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इधर उधर भी जाना पड़े. ओके, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हमको ब्रॉड रेंज क्या रखनी चाहिए. फिर आप ये देखोगे कि यार मेरी कंपनी की ज्योग्राफी क्या है. एक कंपनी इंडिया में, दूसरी यूएस में, तो ये
फर्स्ट इंस्टेंस में प्रेफरेबल नहीं होता है। आप कोशिश हमेशा ये करोगे कि इन दोनों कंपनीज की जो मार्केट है वो सिमिलर है, दोनों एक जैसे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में काम करती हैं। एक अगर फार्मा कंपनी है जिसका इंडिया में ही खाली प्रेजेंस है, तो इंडिया में जो रेगुलेटरी सिनेरियो है फार्मा के लिए दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द यूएस। तो दोनों अगर अलग अलग मार्केट्स में काम कर रही हैं तो उनको कंपेयर करना सही नहीं होगा। ओके, सो इट हैज टू बी ट्रूली कंपेरेबल कंपनीज। फाइन। फिर आपको यह भी देखना चाहिए कि दोनों कंपनीज की ग्रोथ प्रोफाइल क्या है। अब ये ग्रोथ प्रोफाइल क्या चीज होती है? देखिए, एक कंपनी है मान लीजिए अपने अर्ली स्टेज में, वो अभी ग्रो करना शुरू की है, और दूसरी कंपनी है जो अभी मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी है। तो इन दोनों कंपनीज को कंपेयर करना अगेन इज नॉट वर्थ। सो यू हैव टू फाइंड कंपनीज एट सिमिलर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फाइन। So I hope I covered all the points. One more thing that you can cover here is the profitability part. मतलब दोनों की जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक बिजनेस ऐसा बोलता है कि हमको वॉल्यूम से मतलब है, मतलब हम सस्ते से सस्ता बेचेंगे, क्वालिटी से हमको मतलब नहीं है, हमको माल निकालना है, वॉल्यूम्स में बेचेंगे, राइट? तो आप मोबाइल फोन्स में ले सकते हैं कि हमको जैसे रियलमी कैटेगरी में आ गया कि हमको बजट फोन्स बनाने, राइट? और दूसरी तरफ मान लीजिए एप्पल हो गया कि हमको प्राइस ज्यादा बेचना है, क्वालिटी ज्यादा रखनी है, वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा, चलेगा। सो इफ दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, तो भी वो दोनों सिमिलर ट्रूली कंपेरेबल कंपनीज नहीं हुई। यू हैव टू फाइंड सिमिलर मार्जिन प्रोफाइल्स। ओके, उनकी जो बिजनेस की क्वालिटी है दैट शुड बी सिमिलर। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हो तो आप एक सही में कंपेरेबल कंपनी ढूंढ पाओगे। यहां पे आपको ध्यान ये रखना है, द क्वालिटी ऑफ योर कंपेरेबल्स, जो आपने कंपनी ढूंढकर निकाली है उसमें उसकी जो क्वालिटी है दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन कि आपकी जो वैल्यूएशन निकल कर आएगी इस मेथड से वो कितनी ज्यादा रिलायबल है। अगर आपके कंपेरेबल्स ही सही नहीं है, इफ दीज आर नॉट ट्रूली कंपेरेबल कंपनीज, तो आपकी जो वैल्यूएशन है उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई इस पर रिलाई किया जाए कि नहीं किया जाए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू एम्फसाइज व्हेन यू आर वैल्यूइंग अ कंपनी यूजिंग कॉम्स एनालिसिस। आ रही है बात समझ में? आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम मेरे पास 5 से 10 ऐसी ट्रूली कंपेरेबल कंपनीज निकल कर आ जाए जिसके बेसिस पे मैं वैल्यूएशन कर सकूं। हालांकि वो डिपेंड करेगा कि आप कैसी इंडस्ट्री के को देख रहे हैं, उसमें कितनी कंपनीज अवेलेबल है। हो सकता है 10 कंपनी अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कहां से उसको कर लोगे? बट दिस शुड बी योर टारगेट, दिस शुड बी योर टारगेट। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेप कि हमको क्या करना चाहिए। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा? हमने कंपनी चूज कर ली, तो अब कंपनी का डेटा लाओ भाई, right? So that should be your second step. Second step would be gathering the financial information कि भैया आपका रेवेन्यू बताओ हमको, आपका प्रॉफिट बताओ हमको, तब तो हम इनको कंपेयर करेंगे। So what you will do is you will find the financial data for both the companies, आपकी जो टारगेट कंपनी है उसका भी और आपने जो कंपेरेबल कंपनीज निकाली है उनका भी। तो आपको किस किस तरह का डेटा ढूंढना है मैं आपको उसके ऊपर एक आइडिया दे देता हूं। सबसे पहले आपको चाहिए होगा मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी कि उस कंपनी की मार्केट कैप क्या है, उस कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है, राइट? उस कंपनी का ईवी क्या है, एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें सबसे पहले आपको देखनी है ताकि आपको उस कंपनी का ये आइडिया लगे कि भाई मार्केट इसकी कैसी वैल्यू परसीव कर रहा है। जब आपके पास ये चीजें आ जाती हैं फिर आप उस कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हो। ठीक है, ये तो हो गई मार्केट इंफॉर्मेशन, फिर हो गई उस कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलते हैं और कुछ मैट्रिक्स वहां से निकाल कर लेकर आते हैं। तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहली बात है ऑब्वियस, आप उस कंपनी का सेल देखोगे, रेवेन्यू देखोगे। एंड जब रेवेन्यू देख रहे हो तो ये कोशिश करें कि हम सिर्फ पास्ट का डेटा नहीं देख रहे। यहां मैंने क्या लिखा है? एलटीएम। एलटीएम मतलब लास्ट 12 मंथ्स। तो आप लास्ट 12 मंथ्स भी देखो और साथ में आप फॉरवर्ड भी देखो, यानी जो एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है उसको भी देखिए। ओके, जो फॉरवर्ड एस्टिमेट्स हैं। तो आपको रेवेन्यू देखना है, फिर आपको जो मल्टीपल्स में जरूरत होगी, राइट, वो सारी आप निकाल लीजिए। एबिटा आपको चाहिए होगा, ईबीआईटी आपको चाहिए होगा, फिर नेट इनकम आपको चाहिए होगी, राइट, फिर आपको बुक वैल्यू चाहिए होगी, राइट। तो ये सारी चीजें आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकालिए। ओके, डन।
इसके अलावा कुछ और मैट्रिक्स हो सकते हैं विच मे बी नीडेड, डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री। मैं उस पर बात करूंगा थोड़ी देर में। आपको ये नंबर्स कहाँ मिल जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिल जाएंगे? अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास एक्सेस होगा ब्लूमबर्ग का, कैपिटल आईक्यू का, फैक्ट सेट का, राइट? तो उनके थ्रू आप निकाल सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप कंपनी फाइलिंग्स, अर्निंग्स कॉल्स, राइट, इनको फॉलो करके आपको ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने कंपनी ढूंढ ली, दूसरे स्टेप में हमें उस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा कर लिया। अब क्या करें सर? अब आपको निकालने हैं मल्टीपल्स, यानी कि आपके रेशियोज। ओके, कैलकुलेट मल्टीपल्स। मल्टीपल्स हो गए हमारे वो रेशियोज जिनके बेसिस पर हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे। अब क्या क्या मल्टीपल्स आपको निकालने चाहिए गिवन द नंबर्स और द फाइनेंशियल डेटा दैट वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट? तो आपको दो तरह के मल्टीपल्स निकालने हैं, एक इक्विटी के लिए और एक एंटरप्राइज वैल्यू के लिए। तो ईवी के साथ आप कौन से मल्टीपल्स यूज करोगे? ईवी के साथ आप ईवी अपॉन रेवेन्यू निकाल लीजिए, ईवी के साथ आप ईवी अपॉन एबिटा निकाल लीजिए। वैसे ये सभी रेशियोज के पीछे का लॉजिक रहता है कि इसकी बॉन्डिंग जो है, इसकी पेयरिंग जो है ईवी के साथ ही क्यों हो रही है। ओके, इसका सिंपल लॉजिक यही है कि हमारा जो एंटरप्राइज वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नॉट जस्ट इक्विटी इन्वेस्टर्स बट ऑल द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड इसी तरह से आपको सवाल पूछना है कि भाई मेरा रेवेन्यू किसको बिलोंग करता है, क्या सिर्फ इक्विटी वालों की सबको? तो सबको, राइट? सो दैट वुड बी द आंसर। इसी तरह से आप EBIT को भी यहां पर ले सकते हैं। तो ये हो गए ईवी वाले मल्टीपल्स। उसके बाद आप चलो इक्विटी वाले मल्टीपल्स की तरफ। तो सबसे पहला हो गया जैसे पी रेशियो। तो आपको क्या लॉजिक लगाना है कि भाई अर्निंग्स की पेयरिंग प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर के साथ क्यों हो रही है? बिकॉज अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करती है और प्राइस भी इक्विटी शेयर्स का ही है, राइट? आप जो इंटरेस्ट पे करते हो वो अर्निंग्स के थ्रू थोड़ी करते हो, वो तो ऑलरेडी पे हो चुका है, वो तो EBIT से निकल गया। तो इसीलिए EBIT की पेयरिंग ईवी के साथ होती है, लेकिन अर्निंग्स की पेयरिंग जो है वो प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर के साथ होती है। आ रहा है समझ में? तो यहां पर भी अगेन मैंने अलग से लिखा नहीं है, पर इट इज ग्रांटेड कि आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स भी लोगे और यहां पर आप फॉरवर्ड भी लोगे। ओके, फॉरवर्ड पी भी निकालिए और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के डेटा के बेसिस पर भी पी रेशियो निकालिए। ओके, फिर इस तरह से आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी हो सकता है। ओके, एंड सो ऑन। फाइन, तो ईवी के मल्टीपल्स हो गए, इक्विटी के मल्टीपल्स हो गए। अब इसमें कुछ और ऐसे रेशियोज आएंगे जो कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दो मैट्रिक्स लिख देता हूं, जैसे कि ईवी अपॉन सब्सक्राइबर्स। आपको आइडिया लग गया होगा ये किस तरह की इंडस्ट्री में यूज होगा, राइट? ये यूज होगा टेलीकॉम के लिए। फिर आपने कभी रीट की वैल्यूएशन की है, उसमें यूज होता है प्राइस टू NAV। ओके, तो ये सब रीट्स के लिए यूज होता है। तो इस तरह के कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक मैट्रिक्स हो सकते हैं जो कि डिपेंड करता है किस तरह की इंडस्ट्री है। फाइन, जब आपने इस तरह के रेशियोज निकाल लिए कि हमारा जो बेंचमार्क है, जो जिस बेसिस पर हमको कैलकुलेशन करना है, उसका डेटाबेस हमारे सामने आ गया, पर अभी हमको ये नहीं पता है कि कौन से नंबर के साथ हम एक्चुअली में कंपेयर करें, राइट? हमारा बेंचमार्क क्या है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा बेंचमार्क ढूंढना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड और एनालाइज द बेंचमार्क। हमारे सामने तो 10 कंपनियां आ गई, उस 10 कंपनी में से किसका रेशियो लेना है आपको? अब तो वो ढूंढना पड़ेगा ना। सो नाउ व्हाट विल डू, विल ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ टेबल, एंड फिर उसके बाद आप निकालोगे कंपनी की डेटा में से मीन एंड मीडियन। ओके, मीडियन इज प्रिफर्ड व्हेन यू हैव आउटलायर्स। ठीक है, मीन जो है वो आउटलायर से ज्यादा इफेक्ट होता है, मीडियन कम होता है। ओके, सो दैट इज मोर प्रेफरेबल। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। आप क्या करोगे? आपने सभी कंपनी को एकदम लाइन से लगा दिया, एकदम लाइन से लगा दिया। कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूं। आपने ये लिखा ईवी अपॉन रेवेन्यू, आपने ये लिखा ईवी अपॉन एबिटा, आपने ये लिखा प्राइस टू इक्विटी रेशियो, राइट? तो इस तरह से आपने मल्टीपल कॉलम्स बना दिए और फिर यहां पर आप सभी कंपनीज के नाम लिखोगे, A, B, C, जितनी भी कंपैरेबल्स हैं उन सबको आप यहां पे लिखोगे, एंड हर एक का मल्टीपल यहां पर आता जाएगा।
ठीक है, हर एक का मल्टीपल यहां पर आता जाएगा। ये आने के बाद आप नीचे निकाल लोगे इनका जो भी मीन आ रहा है, जो भी मीडियन आ रहा है वो आप निकाल लोगे। ठीक है, जब आप ये निकाल रहे हो कोशिश करें कि आपको अगर इस पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का रेशियो बिल्कुल आउटलायर लग रहा है तो उसको आप एक्सक्लूड कर दीजिए। ठीक है, आपको वही मैट्रिक्स को कंसीडर करना है जो आपको रेलेवेंट लगते हैं इंडस्ट्री के लिए। कुछ ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो कि कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे, तो आपको उनको इग्नोर करना चाहिए। आप पैटर्न्स यहां पर ढूंढने की कोशिश करें कि वाई सर्टेन कंपनीज आर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम एंड वाई सर्टेन कंपनीज आर ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट। ठीक है, सो ये सब कैसे होता है, जैसे कि कोई कंपनी है जिसकी मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन है, वो मार्केट लीडर है, तो उसकी प्रीमियम वैल्यूएशन उसको मिलेगी। तो इस तरीके से हमको यहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और अगर कोई कंपनी आउटलायर है जो कि बिल्कुल जस्टिफाई कर ही नहीं रहा है अपनी वैल्यूएशन को, राइट, जब जैसे कि यहां पर कोई मल्टीपल आ गया जोमेटो का कि भाई वो तो 100x चल रहा है, तो इस तरह की कोई भी कंपनी मिल जाती है, कोई 300x मिल रही है, कोई 1000x चल रही है, राइट, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं गिवन बाकी इंडस्ट्री के जो रेशियोज है वो उससे काफी अलग है। तो ठीक है, नाउ वंस यू डू दिस बेंचमार्क, अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिसको रेफर करके, जिसको रेशियो को देखकर आप अपनी कंपनी की फाइनल वैल्यूएशन को निकालोगे। ओके, तो चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। फाइनल स्टेप क्या होगा, टू अप्लाई द मल्टीपल्स। ओके, आपकी जो मल्टीपल्स वहां पर निकल कर आए हैं उसको आपको अप्लाई करना है अपनी सब्जेक्ट कंपनी के केस में। तो ये काम आप कैसे करोगे, इट इज वेरी सिंपल। आपको जो भी रेलेवेंट मल्टीपल मिला उसको आप कंपनी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने निकाला हमारी जो मीन या मीडियन, मैं यहां पे मीडियन लिख लेता हूं। ओके, लेट्स से मीडियन हमारा ईवी अपॉन रेवेन्यू है, लेट्स से 10x। ये क्या है, ये बता रहा है कि इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज 10 गुना का वैल्यूएशन रहता है। ठीक है, इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज रेवेन्यू का 10 गुना एंटरप्राइज वैल्यू होता है। ये हमने इंडस्ट्री के डेटा से निकाला। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे भाई हमारी कंपनी का रेवेन्यू कितना है। ओके, हमारी कंपनी का रेवेन्यू कितना है वो बताओ। तो आपकी कंपनी का रेवेन्यू आया मान लीजिए 100 करोड़ का, तो आपकी कंपनी का ईवी कितना होना चाहिए, एंटरप्राइज वैल्यू कितना होना चाहिए, वेरी सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 करोड़ का होना चाहिए, तो आ गई आपकी कंपनी की वैल्यूएशन। दैट सिंपल। ओके, आपको लेकिन ये जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो ना, तो आपको एक बहुत ही मतलब चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये 10x जो हमने निकाला है ये एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए या ये 10x में कुछ और एडजस्टमेंट होने की जरूरत है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं जहां ये 10x को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपकी जो कंपनी है उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं, जो अभी बाकी इंडस्ट्री से काफी तेजी से ग्रो कर रही है, मतलब इस पे अभी मोमेंटम लगा हुआ है एकदम, मतलब ये इंडस्ट्री से डबल तेजी से ग्रो कर रही है, तो अगर ऐसा कोई भी फैक्टर इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है तो आप इस मल्टीपल को एडजस्ट करोगे उस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसी तरह से जो मैं और बाकी फैक्टर्स एडजस्ट आपको बता रहा था, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हो गया, तो अगर हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छे हैं बाकी इंडस्ट्री से, तो मैं उसको ज्यादा वैल्यूएशन दे सकता हूं, राइट। तो ये एवरेज निकल के आया बस बेंचमार्किंग के लिए। अब बेंचमार्क से हम अच्छा भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम बुरा भी कर सकते हैं, वो मैनुअल एडजस्टमेंट आपको यहां पर करना पड़ेगा। ओके, सो डोंट वर्क टू मच मैकेनिकली। फॉर्मूलाज चाहिए हमको, पर फॉर्मूला के साथ थोड़ा सा हमको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमारी जो कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेकर के काम कर रही है, उसकी रिस्क प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा खराब है, तो भैया मैं इंडस्ट्री से थोड़ा सा इसको डिस्काउंट पे रखूंगा। चीज समझ पा रहे हैं। अब ये हमारी जो इंडस्ट्री कंपनी है, अगर इसको डोमिनेंट पोजीशन मिल रही है मार्केट में, एकदम टॉप लीडर पे चल रही है, तो अगेन ऑफ कोर्स बेटर इसको वैल्यूएशन मिलनी है। हमारी कंपनी की जो मैनेजमेंट है एकदम टॉप क्लास है, मैनेजमेंट क्वालिटी ऐसी और किसी कंपनी में ही नहीं। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद ही हम हमारी कंपनी की फाइनल वैल्यूएशन तक पहुंचेंगे। आ रही है बात समझ में? यस, सो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी। अब यहां पे आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि ये जब मेथड आप लगा रहे हो तो इसके कुछ फायदे होते हैं, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, एंड हमेशा ये बताने की कोशिश करें बिकॉज सामने वाले को समझ में आना चाहिए। आप कोई हथियार यूज कर रहे हो तो उस हथियार की आपको मर्यादा पता है।
Okay, so you need to know what are the advantages, what are the disadvantages. That shows your analytical thinking. Fine. तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि भैया हमको मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन मिलती है, एकदम ताजा वैल्यूएशन है जो आज के मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए, राइट. इट रिफ्लेक्ट्स द करंट इन्वेस्टर सेंटीमेंट. आज मार्केट में जो बुल फेज चल रहा है उसके हिसाब से ये कंपनी की वैल्यूएशन हम निकाल कर लेकर आए, राइट. एंड ये निकालने में क्या आपको बिल्कुल भी तकलीफ हुई क्या? इसमें कोई भी बहुत ही टेक्निकल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं? बिल्कुल प्लस माइनस इंटू डिवाइड से तो काम हो रहा है, राइट. प्लस माइनस भी नहीं है इसमें, तो बस इंटू डिवाइड करो और काम खत्म, राइट. सो इट इज अ वेरी क्विक मेथड, इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, राइट. आप शार्क टैंक देखते हैं तो उसमें तो बैठे बैठे ही वैल्यूएशन निकल जाती है, राइट. सामने वाले ने अपना EBIT बताया, अपना रेवेन्यू बताया, उस पर हमने मल्टीपल लगाया और सामने सामने वैल्यूएशन कर लिया, राइट. तो ये तो आपको माइंड में ही कर सकते हो. आपको बस ये मल्टीपल निकालना है. ये मल्टीपल निकालने के लिए हमको बस एक्सेल की जरूरत है. अगर ये मल्टीपल आपको ऑलरेडी पता है, राइट, आप एक बार इस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर चुके हैं, तो वही काम जब दूसरी कंपनी पे लगाना है तो आपको क्या वापस से मल्टीपल निकालना है क्या? नहीं. चीज समझ पा रहे हैं? सो इट इज वेरी क्विक, इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, इससे क्या आप बेंचमार्किंग कर पाते हो. सो इससे क्या है, मार्केट वैल्यू आप सिमिलर बिजनेस के हिसाब से लगा पाते हो, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल. जब हम DCF करते हैं तो हम सिर्फ उस कंपनी पर ही ध्यान दे रहे होते हैं, बाकी सब मार्केट को इग्नोर मार रहे होते हैं. तो वो जो नुकसान होता है DCF का, जो डिसएडवांटेज है, वो यहां पर इसका, इस वाले मेथड का एडवांटेज बन जाता है. एंड दिस इज व्हाई इट इज अ वेरी वाइडली एक्सेप्टेड मेथड. ठीक है, स्पेशली इक्विटी रिसर्च में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में दिस इज वेरी वाइडली यूज्ड. एंड इसकी कुछ लिमिटेशंस की अगर मैं बात कर लूं तो लिमिटेशन देखिए वही है कि जब आप कॉम्पेरेबल कंपनीज ढूंढने जाते हो, तो मैंने शुरू में बोला था ट्रूली कॉम्पेरेबल ढूंढना, तो आपके दिमाग में एक थोड़ा सा एक वो बत्ती जली होगी कि सर ट्रूली कॉम्पेरेबल कैसे मिलेगा, राइट. तो वो कैसे मिलेगा, इससे सब परेशान है. तो ये इसके लिमिटेशन है कि कोई भी दो कंपनीज बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती, कोई ना कोई सम फॉर्म ऑफ डिग्री का डिफरेंस तो रहता ही रहता है, राइट. एंड इसमें दूसरा डिसएडवांटेज ये आता है कि अब भी जैसा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन आती है. मतलब ये मार्केट कंडीशन चल रहा है कि एकदम तगड़ा भाग रहा है, राइट, बुलिश फेज चल रहा है, तो उस हिसाब से मार्केट ओवर वैल्यूड है. एंड वो ओवर वैल्यूएशन आपके इस मल्टीपल में भी घुस जाता है, राइट, विच मे बी इरेशनल, राइट, विच मे बी इरेशनल. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके, एंड एज आई सेड, इस पूरे मेथड की जान क्या है? इस पूरे मेथड की जान है कि आपके कॉम्परेबल्स की क्वालिटी कैसी है. अगर आप बोलोगे कि भाई हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही छोटा सा यूनिवर्स है, कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर आप रियल पिक्चर तक पहुंच ही नहीं पाओगे. ओके, सो इट हैज टू फाइंड आउट कि कंपनी में फ्यूचर में भी क्या होने वाला है. अब जैसे कि DCF में आप कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल को देख करके कंपनी की वैल्यूएशन करते हो. इस मेथड ने मुझे जो वैल्यूएशन दी है, ये जो 10x निकाला है, ये तो आज के हिसाब से निकाला है कि आज बाकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या चल रही है. तो क्या ये मुझे ये बताता है कि फ्यूचर में हमारी कंपनी कहां जा सकती है? जी नहीं. ये आज की एक स्टैटिक डेटा मुझे दे रहा है, एक स्टैटिक स्नैपशॉट मुझे दे रहा है. इट डजंट कैप्चर व्हाट विल हैपन विद द कंपनी इन द फ्यूचर. ओके, सो इस तरह की चीजें आपको बतानी है अपने आंसर के साथ में. ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर आपको बताता हूं. आप कुछ प्रोफेशनल टिप्स समझ लीजिए. यू शुड ऑलवेज यूज मल्टीपल मैट्रिक्स. कभी भी हम एक मेट्रिक के बेसिस पर वैल्यूएशन नहीं करेंगे. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा. एक मैट्रिक के बेसिस पर वैल्यूएशन नहीं करनी है. EV एबिटा भी लीजिए, PE रेशियो भी लीजिए, EV रेवेन्यू भी लीजिए, उसके हिसाब से फिर एक रेंज देखिए और फिर वैल्यूएशन कीजिए. ठीक है, मार्केट कंडीशंस को हमेशा ध्यान में रखिए. अभी बुल चल रहा है, बेयर चल रहा है, उसका हमारे वैल्यूएशन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है. ओके, एंड कभी भी एक मेथड पे तो हमको वैसे ही रिलाई नहीं करना, राइट, कि हम DCF को भी यूज करेंगे, हम प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन को भी यूज करें, हम कॉम्स को भी यूज करेंगे और फिर ट्राइंगुलेट करके हम कंपनी के एक एवरेज वैल्यू से निकालेंगे कि भैया इतना हो सकता है. ठीक है, एंड यू शुड ऑलवेज बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी. आपको ये सब नंबर्स का कोई मतलब समझ में नहीं आएगा, राइट, अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट. कि हम ये सब कैलकुलेशन तो आप एक टेम्पलेट बना के रख लीजिए, उसमें कोई भी नंबर डाल दीजिए, कुछ ना कुछ नंबर तो निकल के आएगा ही आएगा. तो ये नंबर तो कोई भी निकाल लेगा अगर उसके पास एक बेसिक सा टेम्पलेट उसके पास आ गया तो. बट द मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हियर इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि व्हाई दिस कंपनी डिजर्व्स अ वैल्यूएशन अराउंड दिस, व्हाई द इंडस्ट्री इज हैविंग अ मल्टीपल अराउंड दिस. If you have that context, then you are able to differentiate yourself in the interview. आ रही है बात समझ में?
सो लेट अस समराइज एवरीथिंग अप कि सर ये तो हो गया आपका हमारा कॉन्सेप्ट, बट ये बता दीजिए इंटरव्यू में इसका आंसर कैसे देना है। तो इंटरव्यू में आप आंसर देंगे दैट कॉम्स इज अ रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड, जिससे आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं बाय कंपेयरिंग इट टू सिमिलर कंपनीज दैट आर ट्रेडिंग इन द मार्केट एंड यू यूज सम ट्रेडिंग मल्टीपल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये डेफिनेशन बोल दिया, डेफिनेशन बोलने के बाद आप ये 5 स्टेप सामने वाले को समझा दो एकदम सिस्टमैटिकली, ये दिखाते हुए कि आपको पूरी मेथोडोलॉजी जो पता है, कैसे शुरू करना है, कैसे इसको खत्म करना है। ओके, इसमें एज ए सेड जरूर मेंशन कीजिएगा इसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, 2-3 बताना भी काफी है, इससे बस सामने वाले को आइडिया लग जाता है कि आप एनालिटिकल सोचते हैं, राइट। आप बस थियोरेटिकल बातें नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद ही आप चीज़ों को अप्लाई करते हैं। ओके, एंड अगर मौका मिलता है तो उसको फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ा सा समझाइए कि इन प्रैक्टिस आप किसी एक वैल्यू के बेसिस पर, किसी एक मल्टीपल के बेसिस पर वैल्यूएशन नहीं करते हो, आप डिफरेंट मल्टीपल्स को यूज करते हो और फिर एक रेंज ऑफ वैल्यू निकालते हो एंड फिर आप ये फिगर आउट करते हो कि हमारी जो कंपनी है उसको अभी प्रीमियम पे ट्रेड करना चाहिए कि डिस्काउंट पे ट्रेड करना चाहिए एज कॉम्पेयर टू इट्स पीयर्स। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है, सामने से काउंटर क्वेश्चंस आएंगे जब आप ये मेथड समझा रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए सफिशिएंट कंपनीज है ही नहीं, आई थिंक आपके जहन में भी ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे जब मैं आपसे पूरा प्रोसेस समझा रहा था कि मैं कॉम्परेबल्स ढूंढने जाऊंगा और मुझे सफिशिएंट कॉम्परेबल कंपनीज मिली ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा। तो भैया अपना क्राइटेरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा, यू विल हैव टू वाइडेन द क्राइटेरिया स्लाइटली, कि मैं एकदम स्पेसिफिक इस कंपनी से मिलता जुलता नहीं ढूंढ पा रहा हूं, तो मे बी आई लुक इनटू सम सब इंडस्ट्री, मे बी आई लुक इनटू सम एडजेसेंट इंडस्ट्री, राइट। तो आपको थोड़े से और मैट्रिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जिसके बेसिस पर आपको मिलती जुलती कंपनीज मिल सकती है। एंड अगर जब भी आप ऐसा कर रहे हैं जहां आपको थोड़ा सा लूज एंड रखना पड़ रहा है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वहां पर भैया हम इस वाले मेथड के ऊपर वेटेज भी कम कर देंगे। जो मैं आपसे कह रहा था कि हम DCF, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन, कॉम्स एनालिसिस सबको कंसिडर करते हैं, राइट। तो जब आप ऐसा कर रहे हो, आपको पता है कि मेरा जो कॉम्स एनालिसिस वाला पार्ट है ये इतना स्ट्रांग नहीं है बिकॉज मैंने काफी लूज एंड्स यहां पे रख दिए थे कॉम्स को ढूंढने के लिए, तो भैया इसकी वेटेज कम कर दो। ऐसा नहीं कि तीनों को 1/3 वेटेज दे दिया, आप इसकी वेटेज बढ़ा दो ना, फिर इसकी वेटेज बढ़ा दो, आप इनकी वेटेज कम कर दो, राइट, या इसकी वेटेज सबसे कम कर दो, 10% कर दो। सो दैट इज हाउ यू विल बी टैकलिंग विद द फ्लॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। ठीक है, फिर और कुछ क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि कौन से ऐसे मल्टीपल्स होते हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसका आंसर तो देखिए सिंपल होगा, ये तो इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। अगर आप मेच्योर्ड कंपनीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप EV एबिटा यूज कर सकते हैं। अगर आप ग्रोथ कंपनीज की बात कर रहे हैं तो उसका आपको EV रेवेन्यू यूज करना पड़ेगा, बिकॉज जो ग्रोथ वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्ट कहां होता है, कंपनी के रेवेन्यू में। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हो तो वहां पर आपको PE यूज करना पड़ेगा या फिर प्राइस टू बुक रेशियो यूज करना पड़ेगा, वहां पर EV का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ रहे समझ में। फिर आई थिंक मैंने सभी चीजें मेंशन कर दी हैं। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर ये निकल के आ सकता है जो मैंने अभी आपको समझा दिया वैसे तो, कि अगर आपको कोई आउटलायर मिल जाता है, अगर आप यहां पर ऐसे एवरेज निकाल रहे हैं, मीडियन निकाल रहे हैं और आपको कोई आउटलायर मिल जाता है, तो व्हाट यू शुड डू। तो आपको पहले तो ये समझना चाहिए कि वो आउटलायर वहां पर क्यों है, राइट। क्या वो जस्टिफाइड है अपनी कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स हैं या जो भी अभी मार्केट कंडीशंस है उसके बेसिस पर अगर जस्टिफाइड है तो रहने देंगे, नहीं हटाएंगे उसको। लेकिन अगर वो जस्टिफाइड नहीं है, वो कुछ ऐसे वन ऑफ इवेंट के चक्कर में ऐसे ही 500 गुना हो रखा है, इफ इट इज नॉट जस्टिफाइड देन यू वुड वांट टू एक्सक्लूड देम। बट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। आप बस यहां बोल के रुक मत जाइएगा कि मैं आउटलायर से हटा दूंगा, आउटलायर है इसलिए मैं उसको हटा दूंगा। मेंशन दिस कि मैं इस चीज को डॉक्यूमेंट करूंगा एंड आई वुड नोट दिस इन माय एनालिसिस। एंड जब ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आप ऐड करोगे तो आप इंटरव्यू को समझ में आएगा कि ये भाई पक्का प्रोफेशनल है, राइट। सो फाइनल एडवाइसेस, आप इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। एज आई सेड, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी लाइकली दैट इट विल बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, नो डाउट अबाउट इट।
प्रैक्टिस कीजिए इस पर्टिकुलर आंसर को, कैसे आप कंसाइजली कवर कर सकते हैं लेकिन आप पूरा समझा सकें, राइट, कम से कम टाइम में। यूज अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री जिसमें आप एग्जाम्पल देना कंफर्टेबल समझते हो, जिसके बारे में आपको आइडिया है उसके बारे में एग्जाम्पल देकर के सामने वाले को समझाइए, राइट। उनको स्ट्रेंथ और लिमिटेशन दोनों के बारे में बताइए, अपनी अवेयरनेस दिखाइए, और लास्ट में अगर टाइम दिया जाता है और अगर थोड़ा सा वो देते हैं कुछ डेटा वगैरह, तो फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को वहां पर डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि किस तरीके से ये वैल्यूएशन की जा सकती है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड दैट आपको डिस्कस करना पड़ सकता है कि ये वैल्यूएशन मेथड कैसे बाकी मेथड्स के साथ में फिट बैठता है। सो अगर आप ये चीजें समझा सकते हैं देन योर आंसर विल बी कंप्लीट। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉम्स एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया। if you're looking for something very specific you would want me to cover in this series तो मुझे कमेंट्स में बताइए, बाकी अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।